और अब दिन की बड़ी खबरें। भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश रचने के आरोप में देश के अलग अलग शहरों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी आरोपी नक्सल समर्थक बताए जा रहे हैं। पुणे पुलिस ने दिल्ली से गौतम नवलखा, हैदराबाद से पी वरवरा राव, फरीदाबाद से सुधा भारद्वाज, ठाणे से अरुण फरेरा और मुंबई से वेनर्न गोंजाल्विस को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुणे पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं और नक्सली विचारधारा के प्रचार में इनका बड़ा हाथ था। लेफ्ट विंग करे, राइट विंग करे, कोई करे, उसको ढूंढना, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, ये सरकार का कर्तव्य है। हम लोग वो करेंगे। 1 जनवरी 2018 को पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव में दलितों और पेशवाओं के बीच दंगा भड़का था। आरोप है कि दंगा भड़कने से एक दिन पहले एल्गार सभा में भड़काऊ भाषण दिए गए। जांच के दौरान पुणे पुलिस ने 5 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था। उस वक्त पुलिस को दिल्ली में रोना विल्सन नाम के एक आरोपी के घर से एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें इस बात का जिक्र था कि नक्सली पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। भीमा कोरेगांव की हिंसा के आरोप में गिरफ्तारियों का सीपीएम और कांग्रेस ने विरोध किया है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने पुणे पुलिस की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बताया है। जो घोषित इमरजेंसी था उससे भी बुरी हालत, हम इसकी खंडन करते हैं। हमारा मांग है कि फौरन इन एक्टिविस्ट को रिहा करें। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। प्रशासन को जो करना था कर चुके हैं। अब न्यायालय के ऊपर भरोसा है, क्रेडिबल है, कितना नहीं है, और उसके आधार पर मैं समझता हूं कि निर्णय होना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने भीमा कोरेगांव की हिंसा को देश के लिए साजिश बताते हुए पुलिस की कार्रवाई को सही बताया है। भीमा कोरेगांव एक साजिश थी, लोगों को एक्सप्लॉइट करना और जातीय तनाव फैलाना। नक्सली संगठन अपने समर्थकों के जरिए देश के बड़े शहरों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में खुफिया एजेंसियों का खुलासा। जी न्यूज को मिली खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 11 बड़े शहरों में नक्सलियों का नेटवर्क है। इनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम और मदुरई शामिल हैं। बिहार के जमुई में नक्सलियों की बैठक के दौरान शहरों में नेटवर्क बनाने का फैसला लिया गया था। नक्सली पढ़े लिखे युवकों को अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरों में अपने समर्थकों के जरिए नक्सली सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सली दलितों, अल्पसंख्यकों को सरकार के खिलाफ भड़काकर देश को अस्थिर करने की भी साजिश रच रहे हैं। असम एनआरसी के ड्राफ्ट पर हुए विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के ड्राफ्ट से बाहर रखे गए 10% लोगों के दोबारा सत्यापन का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अदालत की संतुष्टि के लिए 10% लोगों का सत्यापन एक सैंपल सर्वे है। सत्यापन की तारीख का फैसला बाद में होगा। अदालत ने एनआरसी ड्राफ्ट के संबंध में दावे और आपत्तियां स्वीकार करने की निर्धारित 30 अगस्त की तारीख को भी स्थगित कर दिया है। एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट 30 जुलाई को जारी हुआ था, जिसमें असम की कुल 3 करोड़ 29 लाख की आबादी में से 40 लाख लोगों का नाम नहीं था। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वो राज्य के लोगों की नाराजगी दूर करने का काम करेंगे। राज्यपाल बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे में सत्यपाल मलिक ने कहा कि लोगों का भरोसा बहाल होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आउटरीच किया जाए, पहुंचा जाए, वहाँ ये विश्वास जमाना है कि ना हम एलियन हैं ना तुम एलियन हो, वी आर फ्रेंड्स। और वहाँ कोई मैं पॉलिटिकिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि पंचायत चुनाव में सभी दल शामिल होंगे और लोग बड़े पैमाने पर चुनाव में वोट डालेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे पत्रकार उपेंद्र राय को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद पत्रकार उपेंद्र राय की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उपेंद्र राय ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह को उनके खिलाफ जांच से अलग रखने की मांग की थी। राजेश्वर सिंह 2G घोटाला मामले में जांच अधिकारी है। कोर्ट ने कहा 2G मामले से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इस मामले की कार्रवाई में याचिका विचार योग्य नहीं है। उपेंद्र राय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कोर्ट में कहा कि राय ने राजेश्वर सिंह के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। यही वजह है कि ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उपेंद्र राय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है।
दिल्ली के चांदनी चौक में गाड़ियों की एंट्री बैन होने जा रही है। यहां अब सिर्फ पैदल यात्री, रिक्शा और ई रिक्शा चल सकेंगे। चांदनी चौक में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सिर्फ पैदल यात्रियों, रिक्शा और ई रिक्शा को चलने की इजाजत होगी। ये फैसला यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बैठक में लिया गया। हालांकि ये नियम कब से लागू होगा, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। नियम लागू होने के बाद चांदनी चौक दिल्ली की ऐसी पहली जगह बन जाएगी जहां गाड़ियों की एंट्री बैन होगी। चांदनी चौक दिल्ली के सबसे भीड़भाड़ वाले और संकरे बाजारों में से एक है। यहाँ पर कार और बाइक के साथ साथ बसों के आने जाने से दिन भर जाम बना रहता है। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिससे उनका काफी वक्त बर्बाद हो जाता है। इंडियन रेलवे ने दुनिया की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर अब तक का सबसे स्मार्ट कोच बनाया है। रेलवे के सबसे स्मार्ट कोच में एयरलाइन की तरह ब्लैक बॉक्स भी है। अगर कोच में एसी काम नहीं कर रहा तो इसका इंटेलिजेंस सिस्टम पहले ही अलर्ट भेजने लगेगा। कोच में पानी कम होगा तो सिस्टम अलर्ट करेगा कि अगले स्टेशन पर पानी भर लें। इसमें कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं जो चलती ट्रेन में ट्रैक, व्हील, बेयरिंग से लेकर कोच के अंदर कूलिंग तक को लेकर अलर्ट भेजेंगे। अगर रेलवे ट्रैक कहीं कमजोर हो रहा है तो कोच के पहिए में लगा सेंसर तुरंत अलर्ट भेजेगा। पहले चरण में रेलवे 100 स्मार्ट कोच उतारने जा रहा है। ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम और पूरी तरह स्मार्ट बनाने के लिए रेलवे को हर कोच पर 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान किया है। सिंधु जल समझौते पर आज भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। पाकिस्तान ने कहा कि मसला नहीं सुलझा तो हम सब पर असर पड़ेगा। सिंधु जल समझौते पर बातचीत के लिए भारत की एक टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। सिंधु जल आयुक्त पीके सक्सेना के नेतृत्व में 9 सदस्यों की टीम अटारी बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंची। आज और कल दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, लेकिन अब समझौते के कई पहलुओं को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देश बातचीत करेंगे। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये पहली आधिकारिक बातचीत होगी। भारत पाकिस्तान के स्थायी सिंधु आयोग की पिछली बैठक मार्च में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस दौरान दोनों देशों ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत जल बहाव और इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की मात्रा पर ब्यौरा साझा किया था।